ई कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट से जुड़ी कई सहयोगी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु इन 4 शहरों के 19 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन हुआ है। करीब 50,000 करोड़ रुपए के फेरा उल्लंघन का ये मामला है। इस खबर पर जुड़ रहे हमारे संवाददाता शंकर आनंद। शंकर, बताएं क्या है इस वक्त का अपडेट? देखिए, इस वक्त में मैं जिस तरह से कई लोकेशन पर अभी भी जांच एजेंसी ईडी की टीम मौके पर मौजूद है और सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई अभी भी चल रही है। जिस तरह से अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें तो दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई और इसके साथ साथ बेंगलुरु में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और हालांकि कुछ लोकेशन से ईडी की टीम काफ़ी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त करके और महत्वपूर्ण जो डिजिटल एविडेंस है उसको इकट्ठा करके निकल चुकी है, लेकिन अभी भी कई लोकेशन पर मौजूद है। और जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें तो अमेजन और फ्लिपकार्ट से जुड़ी हुई कई उसकी सहयोगी कंपनियों के खिलाफ जांच एजेंसी ईडी के द्वारा ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से आरोप लगा कि तकरीबन 50,000 से ज़्यादा का जो 50,000 करोड़ से ज़्यादा का जो फेमा उल्लंघन का जो मामला है वो इस मामले में बनता है। और पिछले कुछ समय से लगातार इस मामले में कई शिकायतें आई थी और इस मामले पर तमाम इनपुट्स को इकट्ठा करने के बाद इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया, जिसके बाद आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से 21 लोकेशन की बात करें, हालांकि ये इस 21 लोकेशन पर कल भी कुछ लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई चलेगी और डिजिटल एविडेंस को जो इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि इस मामले में अभी तफ्तीश की प्रक्रिया अभी आगे बढ़ेगी और इस मामले पर आने वाले दिनों में कई लोगों से पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के लिए जो अगले सप्ताह से सम्मन भेजने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अमेजन और फ्लिपकार्ट से जुड़े हुए उसके कई जो सहयोगी कंपनी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और जिस तरह से 50,000 करोड़ से ज़्यादा का फेमा वायलेशन का जो मामला बनता है, तो इस मामले पर आने वाले दिनों में कई लोगों से पूछताछ की जाएगी। तो कह सकते हैं कि आज की जो सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई है कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रही है और सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई के दौरान में काफ़ी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया है और कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है उसको इकट्ठा किया गया है, जिसे अब विस्तार से जांच एजेंसी के द्वारा खंगाला जाएगा और उसके बाद ये देखा जाएगा कि किस तरह से इस मामले में किन किन लोगों की भूमिका रही है और किन किन कंपनियों की भूमिका रही है। जिस तरह से इस मामले में कई कंपनियों की अगर बात करें तो जिस तरह से बाकायदा जांच एजेंसी को कई इनपुट्स मिले हैं और उसके खिलाफ जब आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था तो उस दौरान में पूरे कंपनी को वहाँ पे किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के 2 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई की जा रही थी और अभी भी उस लोकेशन पर जांच एजेंसी ईडी की टीम मौजूद है। तो निश्चित तौर पे कल का जो सर्च ऑपरेशन होगा, सर्च ऑपरेशन के बाद कल शाम में औपचारिक तौर पे तमाम जानकारियों को बताया जाएगा। लेकिन आज सबसे बड़ी बात है कि आज इस सर्च ऑपरेशन के बाद आज जांच एजेंसी ईडी के द्वारा भी इस सर्च ऑपरेशन की ऑफिशियल कंफर्मेशन यानी औपचारिक तौर पे पुष्टि की गई कि आज 19 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और फेमा से जुड़े मामले में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही जांच एजेंसी ईडी के द्वारा औपचारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि भी कर दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो कार्रवाई हो रही है इस पर व्यापारियों की संस्था केट, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड के जनरल सेक्रेटरी और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ईडी की कार्रवाई स्वागत योग्य है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी कार्रवाई सही और कानून अपना काम करेगा। केट ने कई बार इस मामले को उठाया है। उन्होंने कहा कि केट ने क्विक कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई है और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब बात करते हैं बाजार की। 2 दिन की तेजी के बाद आज बाजार फिर गिरावट पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स निफ्टी 1% तक गिरे। सेंसेक्स 836 पॉइंट गिरा, निफ्टी 285 पॉइंट गिर कर बंद हुआ है और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव देखने को मिला है। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। बताएं कंचन, कहाँ रही तेजी और कहाँ दिखी सुस्ती?
फेड आउटकम से पहले बाजार में डेफिनेटली आज हमें कमजोरी का सत्र देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के कौन से बढ़ने वाले शेयर्स थे और कौन से गिरने वाले। सबसे पहले बढ़ने वालों की बात करते हैं, जहां पे अपोलो हॉस्पिटल में हमें 7.25% का एक अपसाइड देखने को मिला है, एसबीआई में करीबन 1%, एचडीएफसी लाइफ में हमें करीब 0.25% और टीसीएस में करीबन 0.5% का एक अपसाइड देखा गया है आज के सत्र में। लेकिन लूजिंग साइड में हिंडाल्को करीबन 0.9% की कमजोरी के साथ आज बंद हुआ है। ट्रेंड 7%, ग्रासिम इंडस्ट्री 3.25%। एट द सेम टाइम श्रीराम फाइनेंस में भी करीबन 4% की कमजोरी आज हमें देखने को मिली है। मिड कैप गेनर की बात करी जाए तो नायका करीबन 6.5% बढ़त के साथ बंद हुआ, पीवी फिनटेक में 5%, बीएससी 4% और पेज इंडस्ट्री में 2% की आज एक तेजी देखी गई है। लेकिन लूजिंग साइड में आज सबसे पहले नाम आता है सुजलॉन एनर्जी का, जहां पे करीबन 4% का एक डाउनसाइड देखा गया है। मुथूट फाइनेंस में भी करीबन 4% की गिरावट रही है, भारतीय हेक्साकॉम में 4% और केपीआई टेक में भी 3.25% की गिरावट देखने को मिली है। शुक्रिया कंचना। और ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा कि ट्रंप की वापसी से चीन+1 थीम आगे बढ़ेगी। साथ ही मिहिर वोरा ने सिक्योर्ड लेंडिंग वाले बैंकों की स्थिति अच्छी होने की संभावना भी जताई है। सिचुएशन ऐसी बन रही है कि आरबीआई का भी जो रवैया दिख रहा है, रेट कट की संभावना थी वो थोड़ी पुशबैक हो रही है। और ऐसे सिचुएशन में वर्सेस एनबीएफसी बैंक को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो एसेट बुक है वो तो रिप्राइस हो ही रही है एंड और उससे मार्जिन बनेंगे। तो मेरे ख्याल से बैंक्स के लिए फायदे कारक है, खास करके जो बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में जिसने ज्यादा लेंडिंग अनसिक्योर्ड और जो माइक्रो फाइनेंस वाली सेगमेंट जहां पे थोड़ी स्ट्रेस दिख रही है वहां पे नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है इंडिया में वो वैल्यूएशन वाइज एंड ग्रोथ वाइज अच्छी पोजीशन है। मार्जिन इंप्रूवमेंट की भी संभावना हो सकती है अगर ये रेट कट्स जो पुशबैक हो जाए। पहले तो हम स्ट्रक्चरली डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ज्यादा पॉजिटिव है, तो वो थीम तो रहेगा ही। बट आफ्टर द यूएस इलेक्शन, ट्रंप आने के बाद मुझे लगता है कि जो China+1 है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग टू एंड प्लस एक्सपोर्ट्स टू यूएस की जो थीम है वो और स्ट्रांग हो चुकी है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली थीम है, उसमें मेरे ख्याल से एक रीइंफोर्समेंट मिला है। शायद डिफेंस में भी हमें फायदा हो जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स की जो बेस है वो फायदे कारक है हमारे लिए। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो थीम थी वो कंटिन्यू रहेगी। जो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लग रही थी कंजम्पशन में, वो अगेन लास्ट पिछले दो तीन दिन बिजी सीजन के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद डिस्क्रिशनरी डिमांड भी वापस आ रही है। बीते 24 घंटे में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है। चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 10,000 तक नीचे आ गई है। सोने के दाम एक दिन में 2,000 से ज्यादा गिर गए हैं। क्या है इसकी वजह और कहां जाने वाला है ये ट्रेंड, बता रही हैं हमारे सहयोगी मनीषा गुप्ता। जी हाँ, सोने चांदी के लिए पिछले 24 घंटे बहुत भारी गिरावट वाले रहे हैं और अभी भी कोई स्थिति सुधरी है ऐसा लगता नहीं है। इसके पीछे 3 रीजंस हैं। एक तो ये कि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन होने के बाद जो बाजार में एक अनसर्टनिटी थी कि कौन नया प्रेसिडेंट बनेगा, क्या होगा, क्या मुश्किलें आएंगी, क्या आसानी से ये निकल जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही क्लीन तौर पर हमने ट्रंप को यहाँ पर आते हुए देखा, तो वो अनसर्टनिटी बाजार से हटी और सेफ हेवन बाइंग जो हुई थी वहाँ पर हमने ट्रेड्स बंद होते हुए देखा। सेकेंड पॉइंट था डॉलर इंडेक्स का बहुत तेज यहाँ पर उठना। ओवरनाइट 2% की यहाँ पर तेजी थी और पिछले 1 साल में एक दिन में इतनी बड़ी तेजी हमने यहाँ पर आते हुए देखी। और इसी के साथ 3 महीने के हाइज पर डॉलर इंडेक्स है, जिसका भी इम्पैक्ट सोने चांदी पर आता हुआ नजर आया। और तीसरी बात यह है कि अब बाजार मानता है कि ट्रंप आए हैं तो टैक्स भी कटेंगे, शायद इन्फ्लेशन आगे बढ़ेगी, तो रेट कटौती यूएस फेड बहुत जोरों से नहीं करेगा आगे जाता हुआ, तो उसका भी कुछ असर यहाँ पर देखने को मिला। इन एनी केस सोना चांदी जिस रफ्तार से चढ़ रहे थे, ऑल टाइम हाइज के आसपास थे, कोई करेक्शन नहीं हुई थी, तो बाजार को ये करेक्शन लेने का भी एक मौका मिला। इसीलिए हमने सोने में करीबन $125 की गिरावट आते हुए देखी। ऑल टाइम हाई $2790 था और अब करीबन 2650 के आसपास कारोबार है। चांदी में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 12 साल के हाइज पे कारोबार था और वहां से हमने खासी गिरावट आते हुए देखी है। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो ₹1,00,000 प्रति किलो के बाद चांदी अब यहाँ पर 90,000 के आसपास कारोबार कर रही है। तो क्लियरली खासी
मुनाफा वसूली है। 7-8% की गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाजार को लगता है 3 से 4% की गिरावट यहाँ पर और अभी बाकी है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको लॉन्गर टर्म के लिए रखनी है, क्योंकि अगले साल के लिए अभी भी जो वो बड़े बड़े टारगेट्स थे कि सोना यहाँ पर 3,000 जा सकता है और चांदी 1,10,000 1,20,000 तक जा सकती है, वो अभी भी ऑन द कार्ड्स यहाँ पर हैं। नियर टर्म में एक अच्छी मुनाफा वसूली है और बेहतर भी है, क्योंकि शादियों का सीज़न है। भारतीय बाजारों में अच्छी खासी मांग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। लॉन्गर टर्म टारगेट्स बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजंस की वजह से अभी भी ऑन द हायर साइड है। और अब रुख करते हैं चुनावी खबरों का। महाराष्ट्र के चुनाव में अब गारंटियों की झड़ी लग गई है। महाविकास अघाड़ी ने लोगों के बीच 5 गारंटी का वादा किया है। महाविकास अघाड़ी ने महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना का ऐलान किया है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का भी वादा किया गया है। बेरोजगारों को हर महीने 4,000 रुपये की मदद दी जाएगी। 25 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा की गारंटी भी दी गई है। महाविकास अघाड़ी ने किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने के अलावा जातिगत जनगणना और 50% आरक्षण की सीमा हटाने का वादा किया है। MBA का घोषणा पत्र जारी होने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उनकी 5 गारंटी हर वर्ग के लिए न्याय और तरक्की सुनिश्चित करेगी। जो चोट बीजेपी की सरकार ने आपको मारी है, महंगाई की चोट, गैस सिलेंडर की चोट, बेरोजगारी की चोट, सबसे ज्यादा दर्द महाराष्ट्र की महिलाओं को लगता है। इसीलिए हमारी पहली गारंटी महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट में सीधा 3,000 रुपए हर महीने और फ्री बस ट्रैवल पूरे महाराष्ट्र में। महाविकास अघाड़ी के बाद अब उद्धव की शिवसेना ने भी अलग से अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उद्धव ठाकरे ने अपने घोषणा पत्र को वचननामा बताया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लड़कियों की तर्ज पर लड़कों को मुफ्त शिक्षा का वादा किया है। इसके अलावा हर परिवार को 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज का वादा भी किया है। उद्धव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया है। इसके अलावा धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रद्द करने की बात कही है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि उनके घोषणा पत्र में ज्यादातर वादे महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ वादे ऐसे हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी अब साफ होने जा रही है और इसलिए वो बीजेपी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक है तो सेफ है, तो बीजेपी सेफ है, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद तो साफ होने वाली है। हमें वैसी बात नहीं करनी है और इसलिए हमने कहा कि उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने लाड़की बहना योजना का विरोध किया वो वादा पूरा नहीं करेंगे, उनकी नीयत में खोट है। ये वादे उन्होंने कई जगह किए हैं। उन्होंने कर्नाटक में भी किए, उन्होंने राजस्थान में भी किए, उन्होंने हिमाचल में भी किए, लेकिन बाद में कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र से पैसे मांगते हैं। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये विश्वास रखने लायक लोग नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने तो उन्होंने तो कहा था कि खटखटाकट दे दो, खटखटाकट दे दो। खटखटाकट तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने पटापट दिए हमारी लाडली बहनों के खाते में 5 इंस्टॉलमेंट। महाराष्ट्र के चुनाव में किसकी गारंटी पक्की लग रही है? आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात आस्था के महापर्व छठ की। आज पूर्वांचल के सबसे बड़े पर्व छठ का पहला अर्घ्य यानी संध्या अर्घ्य संपन्न हुआ।
आज के दिन व्रती पानी में खड़े होकर अस्त हो रहे सूर्य से प्रार्थना करते हैं और जल और दूध का अर्घ्य अर्पण करते हैं। आज सूर्यास्त के समय बिहार, झारखंड, यूपी, नेपाल समेत देश दुनिया में बसे पूर्वांचल के लोगों ने नदी तालाब के आगे इकट्ठा होकर त्योहार मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठ पर्व पर सबको शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि छठ के संध्या अर्घ के पावन पुनीत अवसर पर आप सभी को मेरी असीम शुभकामनाएं। सादगी, संयम, संकल्प और समर्पण का ये प्रतीक महापर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। जय छठी मैया। और अब आपको ले चलते हैं छठ घाट पर हम, और ये छठ घाट की तस्वीरें आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की। और अब आपको बताते हैं अमेरिका में ट्रंप के चुनाव की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फ़ोन पर बातचीत की है। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए बताया है कि ट्रंप के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप के साथ मिलकर वो टेक्नोलॉजी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को आगे ले जाएंगे। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को एक शानदार व्यक्ति और भारत को एक शानदार देश बताया। ट्रंप ने कहा कि मोदी उन चंद नेताओं में हैं जिनसे उन्होंने जीत के बाद सबसे पहले बातचीत की है। ट्रंप ने भारत को अपना सच्चा दोस्त भी बताया। और ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय आईटी कंपनियों और छात्रों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्रंप ने अपने कैंपेन में H-1B वीज़ा कम करने और छात्रों को छोटी अवधि का वीज़ा देने की वकालत की थी। इस खबर पर बात करेंगे असीम मनचंदा से। असीम, बताएं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान H-1B वीजा की शर्तें काफी कड़ी कर दी गई थी। इतना ही नहीं, इनकी संख्या काफी कम कर दी गई थी। H-1B वीजा के होल्डर्स के स्पाउसेस के अमेरिका में काम करने के ऊपर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद जो बाइडेन सरकार ने आकर के इन नियमों के अंदर काफी सारी ढील दी। अब ट्रंप के दोबारा आने के बाद इन नियमों में दोबारा से सख्ती हो सकती है। ये भी बता दूं कि भारतीय आईटी कंपनियां सबसे ज्यादा H-1B वीजा लेती है और करीबन 70% H-1B वीजा भारतीय कंपनियों के पास है। तो एक बार फिर से ट्रंप के नियमों को सख्त करने की आशंका जताई जा रही है। आपने ट्रंप के कैंपेन के अंदर देखा होगा, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के उन्होंने काफी सारी घोषणाएं की थी और अब जल्दी उसके ऊपर कार्रवाई करने की शुरुआत कर देंगे। ये भी बता दूं कि करीबन 7,50,000 से ज्यादा भारतीय अवैध तौर पर अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, तो उनके डिपोर्ट होने का खतरा भी यहाँ पर बन गया है। करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया हुआ है, उनको ग्रीन कार्ड मिलने के अंदर देरी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स को लेकर के, स्टूडेंट्स हर साल लाखों की संख्या में अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं। उनको अभी लंबी अवधि का वीजा मिलता है, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी वीजा की अवधि कम करके थोड़ी कम कर दी जाती है, कम करने की चांसेस हैं। और इसके साथ साथ उनको जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो 2 साल की उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का वीजा मिलता है। तो उसके अंदर भी थोड़ी सी उसकी टाइमलाइन में भी थोड़ी सी कटौती यहाँ पर की जा सकती है। लेकिन ये सारी एप्रीहेंशंस है, अभी तक ट्रंप सरकार ने इसके ऊपर कोई भी काम करने की शुरुआत नहीं की है। तो देखना होगा कि किस तरह से ट्रंप सरकार इन सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ती है। शुक्रिया असीम। इधर देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 363 मापा गया है। कई इलाकों में AQI 400 के पार निकल गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। आनंद विहार का AQI 425, अशोक विहार का 417, बवाना का 409 दर्ज किया गया है। और पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने जुर्माना बढ़ा दिया है। अगर 2 एकड़ से कम जमीन वाला किसान पराली जलाता है तो उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, जबकि 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर रहने वाले पर 10,000 और 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर 30,000 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ेगा। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, खबरें अभी और भी हैं, तुरंत हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जेट एयर के फिर से उड़ान भरने की सभी संभावनाएं अब खत्म हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जेट एयर की संपत्तियों की नीलामी के आदेश दे दिए हैं। डिटेल समझते हैं, रोहन सिंह हमारे साथ हैं। बताएं रोहन। जी 2019 में जेट एयरवेज की आखिरी उड़ान भरी गई थी। पिछले 5 साल में कई कोशिशें हुई इसको रिवाइव करने की, लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सभी संभावनाएं हमेशा के लिए खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितनी संपत्तियां हैं जेट एयरवेज की वो बेच दी जाए। एक लिक्विडेटर जो है वो नियुक्त किया गया। ये भी कहा कि जो जलान कैलरॉक कंसोर्शियम है, जो दावेदार था इस एयरलाइन का, उसने कुछ भी नहीं किया है पिछले सालों में और उसने कोई भी कोशिश नहीं की है। जो 350 करोड़ का पहला किश्त देना था वो देने में विफल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 150 करोड़ की बैंक गारंटी है उसको जो बैंक हैं वो अब इनकैश कर सकते हैं। और साथ ही उसने कहा कि ये सबके हित में है कि अब इसको लिक्विडेट कर दिया जाए। और एक जो NCLAT का जो एक डिसीजन था जिसमें कि जलान कैलरॉक कंसोर्शियम को ट्रांसफर किया गया था ओनरशिप, उसे भी इसने खारिज कर दिया है। शुक्रिया रोहन। पढ़ते आगे। इंडस्ट्री चाहती है कि इनकम टैक्स का हाईएस्ट स्लैब 25% से ज्यादा ना हो। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय के साथ प्री बजट बैठक में इंडस्ट्री बॉडी ने ये मांग रखी है। और इस बैठक में क्या क्या हुआ है बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, इनकम टैक्स से राहत दिलाने के लिए इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय के सामने बड़ी मांग रखी है। प्री बजट मीटिंग के दौरान आज इंडस्ट्री ने कहा है कि इनकम टैक्स का पीक रेट 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स 25% पर पहुंच चुका है। यानी इंडस्ट्री के साथ साथ अब जो LLP है यानी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, सभी के लिए जो इनकम टैक्स की पीक रेट है वो 25% ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी मांग है वो है प्रिजम्पटिव टैक्स को लेकर। इंडस्ट्री ने कहा है कि प्रिजम्पटिव टैक्स देने की जो लिमिट है अभी 75 लाख है, इसको बढ़ाकर एक तो 1 करोड़ रुपया करना चाहिए, और दूसरी तरफ जो उनमें खर्चे को लेकर एग्जम्पशन जो अभी 50% मिलता है उसको घटाकर 33% यानी कि उसको 1/3 कर देना चाहिए, ताकि प्रोफेशनल्स को भी इनकम टैक्स के मोर्चे पर राहत मिल सके। तीसरी जो मांग है वो है डिविडेंड इनकम को लेकर। अभी शेयर होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड पर होने वाली कमाई पर टैक्स देना पड़ता है, जो कि अभी टैक्स स्लैब के हिसाब से चलता है। लेकिन इंडस्ट्री ने मांग की है कि डिविडेंड इनकम पर मैक्सिमम 10% का कैप लगा देना चाहिए, यानी कि 10% से ज्यादा आपको डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना पड़े। और चौथी जो मेन मांग है वो है फेसलेस असेसमेंट को लेकर। फेसलेस असेसमेंट को दुरुस्त करने की मांग करते हुए कहा है कि इसमें टाइम बाउंड तरीके से इसमें निपटाना होना चाहिए मामलों का। और साथ ही साथ इसको क्योंकि ये बहुत पुराने लंबे मामले 2018 के मामले भी इस पे चल रहे हैं, इसलिए फेसलेस असेसमेंट को और चुस्त दुरुस्त और टाइम बाउंड तरीके से निपटारा करने की जरूरत है। इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज आर्टिकल 370 को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायक कल विधानसभा में पास स्पेशल स्टेटस की बहाली के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस बीच विधानसभा में इंजीनियर राशिद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आर्टिकल 370 पर बैनर दिखाया। इसके बाद हंगामा इतना बढ़ा कि विधायकों के बीच जमकर लात घूंसे चले। इसके बाद बीजेपी विधायकों को मार्शल ने विधानसभा से बाहर कर दिया। आर्टिकल 370 पर विधानसभा में लाए गए रेजोल्यूशन पर बीजेपी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला है। जिस रेजोल्यूशन को इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।